नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने गुरुवार को अमेरिका की यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की वार्षिक रिपोर्ट को भारत की कूटनीति के लिए गंभीर झटका बताया है। इस रिपोर्ट में पहलगाम आतंकी हमले को इंसर्जेंट अटैक यानी विद्रोही हमला कहा गया है, जबकि भारत का कहना है कि यह हमला पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकी हमला था। रिपोर्ट में यह भी संकेत दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को भारत पर सैन्य बढ़त मिली थी। जयराम रमेश ने एक्स पोस्ट में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि रिपोर्ट के ये हिस्से हैरान करने वाले और समझ से परे हैं। उन्होंने विदेश मंत्रालय से मांग की कि भारत इस रिपोर्ट के खिलाफ औपचारिक विरोध दर्ज कराए। कांग्रेस नेता ने कहा कि लगभग 800 पन्नों की ये रिपोर्ट अमेरिकी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा बनाई गई कमीशन की है, जिसमें 12 स्वतंत्र सदस्य शामिल हैं। उन्होंने विशेष रूप से रिपोर्ट के पेज 108 और 109 का जिक्र किया, जिसमें भारत विरोधी तथ्य बताए गए हैं। जयराम रमेश ने एक्स पोस्ट में लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप अब तक 60 बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया। प्रधानमंत्री पूरी तरह चुप हैं। अब अमेरिकी कांग्रेस की यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कमीशन की यह रिपोर्ट आई है, जो भारत के लिए बिल्कुल अस्वीकार्य है। क्या प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय इस पर आपत्ति दर्ज कराएंगे? हमारी कूटनीति को एक और बड़ा झटका लगा है। कमीशन की यह वार्षिक रिपोर्ट बताती है कि चीन ने किस तरह पाकिस्तान के सैन्य संकट का फायदा उठाकर अपनी रक्षा क्षमता को परखा था। साथ ही रिपोर्ट का दावा है कि पाकिस्तान की 4 दिन की सैन्य बढ़त ने चीनी हथियारों की ताकत को दिखाया। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि चीन ने अपने J-35 विमानों के पक्ष में और फ्रांसीसी राफेल विमानों की बिक्री में रुकावट डालने के लिए दुष्प्रचार अभियान शुरू किया। पहलगाम आतंकी हमले के चलते भारत पाकिस्तान सीमा पर संघर्ष हुआ, जिसके बाद चीन ने फ्रांसीसी राफेल विमानों की बिक्री में बाधा डालने के लिए एक गलत सूचना अभियान शुरू किया, ताकि उसके J-35 विमानों के पक्ष में माहौल बन सके। इसके तहत चीन के हथियारों द्वारा नष्ट किए गए विमानों के कथित मलबे की AI इमेज को शेयर करने के लिए फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल किया गया। ये दावे बुधवार को अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी गई लेटेस्ट यूएस चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग की रिपोर्ट में किए गए हैं। आयोग के अध्यक्ष रेवा प्राइस के शुरुआती बयान में कहा गया, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि वो दुनिया को चीन पर और अधिक निर्भर बनाना चाहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 7 से 10 मई की सैन्य शत्रुता में चीन की भूमिका के बारे में रिपोर्ट कहती है। इस झड़प ने दुनिया भर का ध्यान खींचा, क्योंकि पाकिस्तान की सेना चीनी हथियारों पर निर्भर थी और कथित तौर पर चीनी खुफिया जानकारी का लाभ उठा रही थी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ये स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका की टेक इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए कुशल विदेशी वर्कर्स की जरूरत है। सऊदी अरब में हुए यूएस सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को ऐसे लोग चाहिए जो यहाँ की नई पीढ़ी को कंप्यूटर चिप्स और दूसरी आधुनिक चीजें बनाना सिखा सकें। ट्रंप के इस बयान से उनके मांगा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन समर्थकों में नाराजगी बढ़ गई। उनका आरोप है कि ट्रंप अब अपने पुराने अमेरिका फर्स्ट एजेंडा से हट रहे हैं। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा के नियम कड़े किए हैं, फिर भी ट्रंप के विदेशी वर्कर्स पर जोर देने से समर्थक नाराज हैं। उनका कहना है ये कदम अमेरिकी नौकरियों को खतरे में डाल सकता है। ट्रंप का तर्क है कि अमेरिका की हाईटेक इंडस्ट्री को तेजी से बढ़ाने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों से आने वाले टेक एक्सपर्ट्स की मदद जरूरी है। मुंबई में होने वाले BMC चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि वो ये चुनाव अकेले लड़ेगी, लेकिन अब बुधवार को मुंबई कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल एनसीपी शरद पवार गुट से मिला और गठबंधन का प्रस्ताव रखा। शरद पवार से मुलाकात के बाद मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद वर्षा गायकवाड़ ने बताया कि उनकी पार्टी और पवार की पार्टी हमेशा से स्वाभाविक सहयोगी रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम दोनों दल एक जैसी विचारधारा रखते हैं, समावेश, सेक्युलरिज्म और प्रगतिशील राजनीति। इसलिए हमने प्रस्ताव दिया है कि BMC चुनाव दोनों दल मिलकर लड़ें। कांग्रेस नेताओं ने शरद पवार के साथ साथ एनसीपी एसपी की मुंबई अध्यक्ष राखी यादव से भी बातचीत की। शरद पवार ने कहा कि उनकी पार्टी अगले हफ्ते इस पर अपना फैसला बताएगी। मुंबई के स्थानीय चुनावों पर यह मुलाकात बड़ा असर डाल सकती है।
मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित सताम ने बुधवार को कहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की एमएनएस का गठबंधन आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों में महायुति पर कोई असर नहीं डालेगा। अमित सताम लोक सत्ता लोक संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने दावा किया कि मुंबई का अगला मेयर बीजेपी गठबंधन का ही होगा जब बीएमसी चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पारिवारिक मुलाकातें और डिनर सिर्फ एक दिखावा था। सताम ने कहा कि दोनों भाइयों का एक साथ आना महायुति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो चाहे घर पर गणपति दर्शन के लिए मिले या दिवाली भाऊबीज के कार्यक्रम में, इससे मुंबईकरों को क्या फर्क पड़ता है। पनोन कश्मीर जो विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए अलग होमलैंड की मांग करने वाला संगठन है, उसने बुधवार को केंद्र सरकार पर कड़ा आरोप लगाया। संगठन का कहना है कि गल्फ देशों को सिर्फ कश्मीर में निवेश के लिए बुलाना यहाँ के युवाओं में कट्टरता बढ़ा रहा है। पनोन कश्मीर के चेयरमैन डॉक्टर अजय चुनगू ने कहा कि केंद्र सरकार ने ऐसे कदम उठाए हैं जो कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले सिस्टम को और मजबूत कर रहे हैं। उनके मुताबिक इससे व्हाइट कॉलर आतंकवाद यानी शिक्षित पेशेवर लोगों की परोक्ष भूमिका वाले आतंकवाद को बढ़ने का मौका मिल रहा है। डॉक्टर चुनगू ने 10 नवंबर को दिल्ली में हुए ब्लास्ट और इसके बाद श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए धमाके का जिक्र करते हुए कहा कि देश पर फिर से टारगेटेड आतंकी हमले हुए हैं। ये दुखद है कि केंद्र सरकार अब भी उस युद्ध को स्वीकार नहीं कर रही है जो बहुसंख्यक समुदाय के खिलाफ लड़ा जा रहा है। वही युद्ध जो 1989 से 1990 में कश्मीरी हिंदुओं के पलायन से शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि घाटी में आतंकवाद की जड़ें मजबूत करने में सफेद पोश अलगाववादी और पेशेवर लोग लंबे समय से भूमिका निभाते रहे हैं और अब ये खतरा और बढ़ रहा है। पूर्व जजों, नौकरशाहों, राजनयिकों, खुफिया प्रमुखों और सेना के रिटायर्ड अधिकारियों सहित 272 से अधिक प्रतिष्ठित नागरिकों ने बुधवार को एक खुला पत्र जारी कर राहुल गांधी और कई अन्य विपक्षी नेताओं पर संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। पत्र में कहा गया कि अब चुनाव आयोग को भी सुनियोजित और षड्यंत्रपूर्ण तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि उन्होंने खत में इस तरह का कुछ जिक्र नहीं किया कि राहुल ने जो आरोप लगाए और सबूत दिए हैं उसकी जांच होनी चाहिए या नहीं। कांग्रेस ने पूछा है कि इन लोगों में से कितनों के अंदर हिम्मत है कि फर्जी पते, फेक आईडी, फर्जी फोटो, एक छोटे से घर में सैकड़ों लोगों के रजिस्टर होने पर सवाल उठाएं। बहरहाल इन नागरिकों ने पत्र में लिखा है, कुछ राजनीतिक नेता नीतिगत विकल्प देने की बजाय भड़काऊ और आधारहीन आरोप लगा रहे हैं। पहले सेना, न्यायपालिका और संसद पर ऐसे हमले हो चुके हैं। अब चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने की व्यवस्थित साजिश चल रही है। 272 हस्तियों के पत्र में कहा गया है कि राहुल गांधी बार बार चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। वो दावा करते हैं कि उनके पास 100% सबूत हैं, लेकिन आज तक ना तो कोई औपचारिक शिकायत की, ना कोई हलफनामा दाखिल किया। पत्र में यह भी कहा गया है कि साथ ही कुछ विपक्षी नेताओं ने यह तक कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारी रिटायरमेंट के बाद खुद को बचाने के लिए भागेंगे। इससे हस्ताक्षरकर्ताओं ने अशोभनीय और धमकी भरा बयान करार दिया। पत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, वामपंथी एनजीओ, कुछ पक्षपाती बुद्धिजीवियों और अटेंशन सीकर्स पर भी तीखा हमला किया गया। पत्र में कहा गया है इन सबने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर आयोग को बीजेपी की बी टीम तक बता दिया। इसमें बेशर्मी की सारी हदें पार करने का आरोप लगाया गया। पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों ने लिखा है कि जब तक कुछ राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें बनती हैं तो चुनाव आयोग की आलोचना एकदम गायब हो जाती है। इसने कहा है ये चुनिंदा अवसरवादिता साफ दिखती है। पत्र में कहा गया है हम देश की जनता और सिविल सोसाइटी से अपील करते हैं कि वो चुनाव आयोग के साथ मजबूती से खड़ी हो और राजनीतिक दलों से मांग करे कि वो बेबुनियाद आरोपों और नाटकीय निंदा से इस महत्वपूर्ण संस्था को कमजोर करना बंद करें। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने 272 हस्तियों के पत्र पर कहा है, सुना कुछ लोगों ने चुनाव आयोग की धांधली का पर्दाफाश करने पर राहुल गांधी की निंदा की है। कौन है ये लोग? 140 करोड़ के देश में ये 272 लोग कितने प्रतिष्ठित हैं ये तो नहीं पता, लेकिन बीजेपी रोजगार एक्सचेंज में आवेदन करता जरूर है, वरना वोट चोरी के इतने सारे सबूत देखकर भी आंखों पर पट्टी बांधना और उल्टी बात करने वालों में कोई भी पूर्व चुनाव आयुक्त क्यों नहीं है? पुलिस वाले कानून व्यवस्था पर बात नहीं कर रहे हैं, पूर्व उच्चायुक्त फेल्ड विदेश नीति पर नहीं बोल रहे हैं, रॉ वाले पहलगाम से लेकर दिल्ली बम ब्लास्ट की विफल इंटेलिजेंस पर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सब के सब
चुनाव आयोग की पैरवी कर रहे हैं। इनमें से कितनों की हिम्मत है ये पूछने की कि चुनाव के बीचों बीच सरकार पैसे बांटती रही और चुनाव आयोग मूक दर्शक क्यों बना रहा। इनमें से कितनों की हिम्मत है कि चुनाव आयोग की संदिग्ध भूमिका पर सवाल पूछ सके। सुप्रश्नेत ने कहा कि वोट चोरी के सारे सबूत देने के बावजूद ये कौन लोग हैं जो राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार सिर्फ कलम तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो चुनाव आयोग पर ताला लगवा दें। ये सिर्फ चाय पकौड़े खाने के लिए है चुनाव आयोग क्या? जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार आज 10वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे। बुधवार को एनडीए विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार ने शाम को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। एनडीए के अन्य नेताओं के साथ नीतीश कुमार ने बिहार में सरकार बनाने का दावा पेश किया। बिहार में नई एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह पटना के गांधी मैदान में होगा। प्रधानमंत्री मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं गृहमंत्री अमित शाह बुधवार शाम को ही पटना पहुंच चुके हैं। भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजय डोभाल को ढाका आने का निमंत्रण मिला है। ये निमंत्रण बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान ने नई दिल्ली में डोभाल के साथ हुई एक बैठक के दौरान दिया। अधिकारियों के अनुसार डोभाल ने बुधवार को खलीलुर रहमान के साथ दिल्ली में कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। ये बहुप्रतीक्षित बैठक बांग्लादेशी ट्रिब्यूनल द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के 2 दिन बाद हुई। हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगातार तनाव के बीच तालिबान प्रशासन के उद्योग और वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी बुधवार से भारत के 5 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ये दौरा इसलिए अहम है क्योंकि अफगानिस्तान अब अपने व्यापार के लिए पाकिस्तान के बंदरगाहों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। इस यात्रा से अफगानिस्तान को पाकिस्तान को बाईपास कर भारत से सीधी कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पिछले महीने ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात की थी। उस बैठक में दोनों देशों ने एयर फ्रेट कॉरिडोर को मजबूत करने पर सहमति जताई थी ताकि भारत और अफगानिस्तान के बीच सीधा व्यापार बढ़ाया जा सके। दिल्ली में गुरुवार को हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 400 के पास पहुंच गया, जो गंभीर श्रेणी में की कगार पर है। कम हवा की रफ्तार और तापमान गिरने की वजह से प्रदूषक हवा में ही फंस गए, जिसके कारण राजधानी पर जहरी धुंध छा गई। ये जानकारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB ने दिया। CPCB के आंकड़ों के मुताबिक वजीरपुर सबसे प्रदूषित इलाका रहा है। यहाँ AQI 477 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली में लगातार बिगड़ती हवा चिंता का विषय बन गई है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रदूषण से बचने के लिए मास्क पहनना और बाहर कम समय बिताना जरूरी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.